बता दीजिए। हमारे बच्चे अभी तक शादी नहीं कर पाए पैसे के अभाव में। हम लोग इतनी मेहनत करके पैसा रखे, इतनी ईमानदारी से पैसा रखे, इतने भरोसा करके पैसा रखे, ये भरोसा आप लोगों ने तोड़ दिया। तो फिर से कायम कीजिए और लोगों को जीने का मौका दीजिए, अन्यथा आपकी भी गद्दी छीनी जाएगी, आप भी उसी रोड पे आएंगे। ये और ये नहीं बेकार होंगे, आपको बद्दुआ लगेगी। अन्यथा अगर आप चाह रहे हैं तो आज और अभी से भी अपनी सोच को बदल डालिए और हम लोगों के भुगतान के लिए गहराई में जाइए कि कैसे निवेशकों को भुगतान करे। भुगतान तो देना पड़ेगा ना, आत्महत्या हम लोग करने वाले नहीं है, भुगतान लेकर ही रहेंगे। ये होना चाहिए, ये सही बात कह रहे हैं। तो करेंगे, लड़ेंगे क्या, कमजोर थोड़ी है। तो आशुतोष सर, हाँ नमस्कार। और क्यूबाइट नेटवर्क के जितने भी हमारे दर्शक हैं क्यूबाइट नेटवर्क के, उन सभी का मैं वंदन अभिनंदन और उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। बाकी हमारे साथ हमारी टीम के संगठन के कई सारे लोग हैं, सभी का मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। आशुतोष सर, जैसे कि ठीक है, आपने कहा कि आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, भरोसा तो बट हमको भी नहीं लग रहा था, बट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, वहां से कल जो हम लोगों की थोड़ी सी प्रतिक्रिया हुई, हम लोग, आपको मालूम होगा जैसे कि हम लोग PIL लगा चुके हैं, तो उसमें हमको कुछ अच्छा ही एक मिला है आश्वासन। हमको यकीन है कि हमें अब न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, बट लेकिन अब ये जो मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ और जो हमारे जो सहारा की जो जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, प्लीज मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि अभी भी वो लोग चेत जाएं, जाग जाएं, क्योंकि हम लीगल की कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, बट आगे हम क्या करने वाले हैं ये आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे। आप यकीन नहीं कर पाओगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग वो करेंगे जहां लोग जाना, मतलब जो लोग कदम नहीं उठा सकते वहां पे भी हम कदम रखेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से और सरकार से भी। देखिए ना, सत्ता पक्ष सुन रही है ना विपक्ष सुन रहा है, दोनों मौन है। पता नहीं क्यों इन लोगों को सांप सूंघ जाता है, विपक्ष को भी बोलना नहीं इसमें आगे नहीं आ रहा है। पर मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जस्टिस संजीव खन्ना को मैं बहुत इज्जत करता हूँ और जस्टिस संजीव खन्ना के पूरे खानदान को इज्जत करता हूँ। जी जी। उनके चाचा हंसराज खन्ना थे। जी जी। और इमरजेंसी का वक्त था और इमरजेंसी के समय में एक कौन है भाई, हाँ, इमरजेंसी के वक्त में एक जो जज थे 5 बेंच में, वो थे इनके चाचा, जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा, जिन्होंने कहा था कि आपको मालूम होगा इमरजेंसी में क्या हुआ, राइट टू गेट द जस्टिस सीज कर लिया गया। मतलब आपको न्याय पाने का अधिकार नहीं है, आप अदालत भी नहीं जा सकते हैं। और आप ही के मध्य प्रदेश में हुआ ये घटना। जबलपुर में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गए थे कोर्ट में, तो जबलपुर कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा हाँ आपको न्याय पाने का अधिकार है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कर दिया कि नहीं, न्याय पाने का अधिकार, जब इमरजेंसी लगी हुई है तो न्याय किस चीज का, जो मैं कहूंगा वो कानून है। इमरजेंसी में जो सरकार कहेगी वो कानून है, किसी को न्याय पाने का अधिकार नहीं है। इतना क्रूएल्टी हुआ इस देश में। जिस कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं, उस कांग्रेस पार्टी को अगर आप लोग कहते हैं मैं तो पत्रकार हूं, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं, इस देश की क्रूएल्टी क्या पराकाष्ठा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। कहा कि आपको जस्टिस पाने का अधिकार नहीं है, आप अदालत अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ये काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और जब ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो ये जो जस्टिस थे अभी चंद्रचूड़ साहब, इनके पिताजी थे, ये सरकार के समर्थन में फैसला देने वाले थे इनके पिताजी, जिसको इन्होंने ही अपने दूसरे जजमेंट में, अपने फादर के जजमेंट को इन्होंने रिवर्ट किया, जो बड़ी लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। तो उसमें ये जो संजीव खन्ना है अभी के, इनके जो चाचा थे, ये अकेले जज थे जिन्होंने कहा कि नहीं आपको न्याय पाने का अधिकार है। और उसका परिणाम क्या हुआ, वो सीनियर मोस्ट जज थे, इंदिरा गांधी ने उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो सरकार के खिलाफ जाकर के जो फैसला दिया कि नहीं ये आपको न्याय पाने का अधिकार है,
मौलिक अधिकार है आपको न्याय पाने का, आप आ सकते हैं हमारे दरवाजे पर अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है। इंदिरा गांधी ने उस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने नहीं दिया, चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया। जी समझ गए कि नहीं? जी वो थे जस्टिस खन्ना, उनके ये भतीजे हैं, उन पर तो हमको भरोसा है, जी थोड़ा बहुत भरोसा है, जी वरना हमको सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं। जी सर। आप बोलिए, मैं तो बोल रहा हूँ जी जी हिम्मत सुप्रीम कोर्ट को तो भेजे कंटेम्प्ट हमारे खिलाफ। मैं तो एक बार नहीं 1,00,000 बार बोला हूँ, जी जी बोला हूँ सुप्रीम कोर्ट को, अभी बोल रहा हूँ। सुशांत दिशा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया सुशांत दिशा केस में सीबीआई को कि आप पीरियोडिक रिपोर्ट दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है। दिशा सुशांत के मामले में सुशांत केस की इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 साल हो गया, सब चुप है। हिम्मत सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस भेजने का? भेजे, मैं जवाब देता हूं, नहीं भेजेंगे। उनको मालूम है कि ये पत्रकार हमारी बखिया उधेड़ देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आया तो पूछेगा कि कहां है आपका वो स्टेटस रिपोर्ट, कहां है, पूछेगा, क्या जवाब देंगे? इसलिए नोटिस नहीं भेज सकते, इसलिए हमको भरोसा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब पीआईएल लगी इनको सुनना चाहिए था, 45 मिनट सुन करके पेंडिंग केस के साथ क्यों जाना चाहिए था? पीआईएल लगी थी, कहती हाँ भाई ये तो बहुत पीड़ित आदमी है। इमीडिएटली 10 करोड़ पीड़ित लोग हैं, उसके करोड़ों निवेशक उनके साथ हैं, परिवार के। ये होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि ये अर्जेंट पीआईएल की हियरिंग होनी चाहिए, अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए। मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करता हूं। आशुतोष सर क्षमा चाहेंगे? बोलिए। देखिए, देश की महत्वपूर्ण कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों पे हिंदुस्तान का भविष्य टिका है। निश्चित तौर पे जब कोई पीड़ित होता है, कोई शोषित होता है, तो न्याय के दरवाजे खटखटाते हैं और तमाम राजनेताओं के पास और तमाम विधि है, पत्रकारिता भी उसकी महत्वपूर्ण जगह एक बहुत। हाँ, हम उनके अधीन नहीं है, हम बराबर में खड़े हैं। की संवैधानिक व्यवस्था जो दलाल उनके साथ नीचे में चले गए हैं, मैं उनका नहीं जानता। We are the fourth pillar. We are not under him. We are fourth pillar. We are parallel to him. Judiciary, executive, media. मैं उस मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि we are not under judiciary. नहीं, देश We are parallel to them. देश की संवैधानिक व्यवस्था में सारे लोग न्याय की प्रणाली के बीच में ही आते हैं। ठीक है, पत्रकारिता अपनी अलग जगह। नहीं, पत्रकारिता न्याय के लिए, पत्रकारिता और पत्रकार अगर कोई कानून की अवहेलना करेगा तो न्याय के घेरे में आता है। ये मैं कह रहा हूँ, लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन हम जहां हम उनके अधीन है, ऐसा नहीं। जहां पे खड़े हैं, जहां पे बात कर रहे हैं और जिस विषय पे बात कर रहे हैं, हमको ये महसूस है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बाद हमको न्याय मिला। हम ये कतई मानने से इनकार नहीं करते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट को एक शब्द में लिख देना हो कि केस इज द डिसमिस। कैसे लिख देंगे डिसमिस? ये उनका बपोती नहीं है। अब यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ। हमको तो न्याय, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये नहीं लिख सकते हैं। वो उनको कानून की पालना करनी है, कानून की व्याख्या करनी है। वो वहां नहीं है ऑलमाइटी की कुछ भी लिख देंगे, सबसे बड़ी नहीं हो सकता। आशुतोष सर, सबसे बड़ी बात ये थी कि हम पीड़ित पक्ष के लोग गए थे, वो आपको याद होगा, मैं फिर कहूंगा कि आज इस विषय पे हम लोग ये आंदोलन के मुद्दे पे ही बहुत बड़ी बात करने आए थे और न्याय के जो कार्य प्रणाली हम लोगों ने वहां तक ले जाके रखी थी इसको भी बताने आए थे। लेकिन मुद्दा बहुत बड़े उस पे आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से हम लोगों का विश्वास ही खत्म होता जा रहा। विश्वास तो तब भी नहीं खत्म हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में देश की सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट सहारा के प्रबंधन तंत्र को यह निर्देशित कर दिया था कि 15% ब्याज के साथ इन लोगों के पैसे दिए जाए। उसके बाद लगातार 12 साल तक उस कोर्ट का अनुपालन नहीं हुआ। तमाम कागजी कार्रवाइयों में फंसता चला गया और तब भी कोर्ट पे हम विश्वास बनाए आए। 12 साल का समय हमारा लगा। तो कोर्ट पे विश्वास तब भी है जब उसी जिस केस के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सरकार भी जिस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैसे मांगने के लिए कि 5,000 करोड़ रुपए पता नहीं किस आधार पे कौन तरीके अपना करके उन्होंने भारत के सॉलिसिटर जनरल को भेजा और 5,000 करोड़ रुपए लेकर आई, जहां पे हम मामला कर रहे थे 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किए। तो उन्होंने कितना दिया? 5,000 करोड़ रुपए दिए। कंडीशन क्या लगाया कि आप इनके लोग स्मॉल इन्वेस्टरों को पैसा बांटिए। उन्होंने टाइम टेकिंग नहीं दिया, भारत की सरकार ने टाइम टेकिंग दिया कि हम 45 दिनों के अंदर उस पैसे को बांटेंगे। और 45 दिनों के बीच में उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, उनके 3
वकीलों का पैनल, जज का पैनल के रखा उसकी निगरानी करने के लिए, और आज तक 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया। वो निगरानी जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको निगरानी के लिए रखा, उनकी फाइल सबमिटेड होकर के सुप्रीम कोर्ट से नहीं कह पाई कि 1,000 करोड़ रुपए भी 300 करोड़ रुपए बीच में बांटे थे उन्होंने। उसके बाद जब बड़े पैमाने पे आंदोलन को और बड़े पैमाने पे सरकार को बताने की बारी आई, तो जल्दी में उन्होंने 3 महीने में 1,000 करोड़ और बांट दिए, 1400 करोड़ रुपए बांट पाए, जबकि 5,000 करोड़ रुपए बांटने के लिए 45 दिन में कहा। तो निगरानी करने वाले तो उसी सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं। विश्वास ना होने के बावजूद भी मुख्य धारा तो उसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होकर नहीं जा रहा, क्योंकि ये भारत की सरकार की बात नहीं मानते, भारत की सरकार की बात नहीं मानते, भारत की सरकार और संविधान से ऊंचे हैं। इनके अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज है, वो नेताओं को खरीदते उनको टाइम नहीं लगता, उनको अधिकारियों को खरीदते टाइम नहीं लगता। उनके पास देश की न्यायालय से सबसे बड़ी न्यायालय अपनी कोर्ट बनाए बैठे हुए हैं। वो कई आपके माध्यम से हम लोग उनको ये सुनते भी मिला है, देश के और भी लोग कहते हुए दिखाई दे रहा है कि भाई हम 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, 10,000 करोड़ रुपए सरकार को बांट देंगे। मतलब देश की संवैधानिक व्यवस्था से उनका कोई लेना देना नहीं है, देश के तमाम कानून व्यवस्था से उनको लेना देना नहीं है। देश के 13 करोड़ निवेशकों को वो सांप की तरह, मुर्गी की तरह काट करके खाने की योजना बना रहे हैं। तो ये तो देश के निवेशकों को सोचना पड़ेगा, खासतौर पर जो देश के निवेशक है, कि हमारे पैसे पे वो हमारे ही ऊपर ये कहते हैं कि हम 5,000 करोड़ रुपए तुम्हारा बर्बाद कर देंगे सुप्रीम कोर्ट पे। यानी सुप्रीम कोर्ट को बिकाऊ समझ रहे हैं। उनका कहना क्या है? वो इनकी इतनी बड़ी हिम्मत और इतनी बड़ी मजाल कि देश की न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को खरीद दूंगा, तुमको नहीं खरीद पाऊंगा, तुमको पैसा नहीं दूंगा। ये उनको ये दर्शाता है कि देश की सरकारों को भी इस पे गंभीर होना पड़ेगा। इसी तरह तो कोई अपराधी आएगा, कोई भी उद्योगपति आएगा, देश के लोगों को लूट कर चले जाएगा, कहेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को खरीद दूंगा, मैं सरकारों को खरीद दूंगा। तो ना सरकारों का वजूद रह जाएगा, ना देश की सुप्रीम कोर्ट की वजूद रह पाएगी। अगर ये चैनल माननीय न्यायालय की तरफ भी जाता हो तो जरा एक बार गंभीर मंथन करके देखिए कि आपके बारे में कहा क्या जा रहा है। लोगों के बीच में अवधारणा क्या पैदा हो रही है कि जिस कानून और न्याय व्यवस्था के लिए हम एकदम स्टैंड बाई होकर खड़े करते कि हमको कानून का अनुपालना करना पड़ता है। जो आधार साधारण आदमी, गरीब आदमी सड़कों पे चलता है तो पुलिस रोक लेता है, उसको आधार कार्ड, उसको ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम चीजें। भाई एक एग्जांपल देता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे 50,000 रुपया पकड़ाया। कहाँ पकड़ाया? स्टेशन पर नहीं पकड़ाया, बस स्टॉप पे नहीं पकड़ाया, सिनेमा हॉल में नहीं पकड़ाया, भारत के संसद में पकड़ाया, भारत की संसद। अब वो पैसा अभिषेक मनु सिंघवी का है, किसका है नहीं है, एक दिन खबर आई वो गायब गई। सुना उसके बाद क्या कोई खबर? क्या? अरे सर फिर बताइए 50,000 किस संसद की बात? उस संसद में किस तो मैं कह रहा हूँ किस संसद की बात कर रहा है सर? 80% लोग अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, तमाम तरीके के जघन्य अपराधों से होने के बावजूद भी संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं। तो ये आपको लिए आम खबर होनी चाहिए। अरे आप शुक्र मनाइए कि वहां कोई संसद भवन के सामने किसी महिला का बलात्कार, ऐसी परिस्थितियां लोग वाले हैं, वो वहां पे खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। आज ये कर रहे हैं तो 50,000 रुपए, 50 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहे हैं? ये तो उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसी नाते कहा गया है कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जब तक इसको गंगा जल से साफ नहीं करोगे, जब तक इन भ्रष्टाचारियों को निकाल करके बाहर नहीं करोगे, जब तक शुचिता भरी और आम इंसानों को जो वास्तव में नाता रखते हो, जो एकदम शिक्षित परिवार के लोग आते हो, जो समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हो, उनको आप टिकट नहीं देते हो, उनको सदन में नहीं भेजते हो, तब तक ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर इसी तरह ही कलंकित होता रहे। इसी तरह वो उनकी बात तो करिए मत, लेकिन न्याय के दरवाजे को हम मानते हैं। हम दूसरी जगह वहां भी मानते हैं कि हमारे जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो आपने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, ये कहने का साथ एक पत्रकार ही कर सकता है। एक पत्रकार ही कर सकता है। पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी आप की साख प्रतिष्ठा बना के रखने वाला व्यक्ति ही कह सकता है, जिसने देश और समाज के लिए जिया हो। ये पत्रकार नहीं कह सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस कानून और इन फैसले का एकदम खुल के विरोध करते हैं। बाकी सारे लोग तो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मैं उनको न्याय संगत मानता हूं, मैं उनके बीच में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। है किसी में जो आशुतोष पाठक जैसे लोग ये कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट गलत है कोई किसी की हिम्मत नहीं है। इसी नाते तो सब जब चारों तरफ से हारते हैं तो पत्रकारों के पास चले जाते हैं। और जो पत्रकार है जो देश की सेवा के लिए बना है, वास्तव में उसके तन के कपड़े देखिएगा, मैंने रूरल साइड में देखा,
हम ये नहीं कहते हैं, बड़े बड़े कोठियों और बंगलों में रहने वाले सिंडिकेट टाइप के लोगों की बात नहीं करते, लेकिन जो वास्तव में पत्रकार है ना, जो क्षेत्रीय पत्रकार है ना, जो ग्राउंड लेवल पर स्वतंत्र पत्रकारिता करता है ना, तो उसके कपड़े उतार दीजिए, उसके बनियान में 1000 छेद होंगे, उनको पारिश्रमिक तक नहीं मिलता। और वही देश के लिए सच्चे लोगों को जागरूक करके वही अपराध को कम करने की बात करता है। बाकी सारे लोगों को देखा है पेट वर्कर है, कोई भी बड़े अखबार, नाम नहीं लूंगा, या छोटे से बड़ा कोई भी अखबार उठा लीजिए, वो ये हमसे कहते हुए 50 लाख रुपए दीजिए, आपकी भी खबर चला दूंगा। आज तक मैं दूसरा हूं, इस मंच पे हूं, मेरे तमाम साथी देश भर के हैं, कभी आशुतोष जी ने कहा दिया हो कि भाई हमको 10,000 दे दो तब तुम्हारी खबर लाऊंगा और तब आपके लिए बोलूंगा। आज पैसे ना देने के बावजूद भी आशुतोष जी ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन ने देश के 13 करोड़ निवेशकों के लिए उसी तरह बोल रहे हैं, जैसे अभय देव शुक्ला बोल रहा है, जैसे नागेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, जैसे संतोष जी बोल रहे हैं, जैसे सतीश चतुर्वेदी बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि उनके अंदर अभी भी देश के पीड़ित लोगों के लिए जगह है, चाहे वो जिस वर्ग से। तो मुझे तो उसी दरवाजे को खोजना था। आज इतने लोगों को बैठा कर पाने का, इस मंच पे खड़ा करवा पाने का है नहीं कुछ। मुझे नहीं बुलाया कभी कि बड़े चैनलों को, जिनको आप पेट चैनल बोलते हो, बड़े चैनल जो गोदी मीडिया बोलती हो, कभी सुन लिया? उनको तो हिंदू मुसलमान अगड़े पिछले करने से कोई फुर्सत नहीं है, उनको तो पार्टियों की सत्ता बनाने से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी से कभी यह सवाल करते हुए दिखाई हो कि भाई इसके पहले 5 साल से लोग लड़ रहे हैं, कहां हैं आप? पाई पाई के भुगतान देने के बाद झारखंड की बात करते तो नजर आते हैं, लेकिन वो झारखंड की सरकार जब उसी सरकार को उसके 5 साल पहले यह घेरते नजर नहीं आता कि तुम्हारी राज्य की गवर्नमेंट तब भी थी और वहीं के लोग आत्महत्या कर चुके थे, और उनकी जमीनों को, उनके ऑफिसों को बंद करके उनके अधिकारियों को चीज क्यों नहीं कर दिया? क्या तब हेमंत सोरेन नहीं थे क्या? और आज हेमंत सोरेन है, ठीक है, अगर आज है तो आज उन्होंने वादा किया था, तमाम बिहार के से लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने वादा किया था सदन में खुलेगा। आज सदन समाप्त होने की स्थिति में है। अब पप्पू यादव जैसे लोग ये कहते थे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हिला डालूंगा, मैं सदनों को चलने नहीं दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कराने नहीं दूंगा। कहां है गायब हो गए? कहां है वो? वोट लेने बड़ी भरी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पे जब लोग टूट जाते हैं ना, तो लोगों को वो रास्ते तलाश करने पड़ते हैं कि इनको सबक सिखाया जाए, और कभी कभी लोग अपने रास्ते बदल देते हैं जब न्याय व्यवस्था से उनका विश्वास उठ जाता है, जब कानून से विश्वास उठ जाता है, राजनेताओं से विश्वास उठा, तो उनको दूसरे रास्ते अख्तियार करते हैं जो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। आज एक नाम से देश में गूंज रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। बहुत लोग तो बोल रहे थे लॉरेंस बिश्नोई का। क्या आप चाहते हैं कि देश की कानूनी व्यवस्था से बड़ी होकर के हम लॉरेंस बिश्नोई की मदद लेने चले जाए? क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था से भंगुर होकर लॉरेंस बिश्नोई की मदद लेने चले जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट भी यह कहना चाहती है तुम लॉरेंस बिश्नोई से मदद दो? भारत की सरकार तो उनसे मदद ले रही होगी ना, तमाम राजनेता उनसे मदद ले रहे होंगे ना, अपराधियों को संरक्षण दे रही है भारत की सरकार ना। अब हमको लगता है कि हमको भी अपराधियों की शरण में जाना चाहिए, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों के साथ अपनी न्याय की गुहार लगानी चाहिए। अगर हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं देती है तो हम भी चलेंगे साबरमती की जेल में लॉरेंस बिश्नोई से मांग कि भाई हमारी मदद कर। जब देश की न्याय व्यवस्था यही रह गई है, देश की कानूनी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था यही रह गई है, तो हमको अपराधियों के बीच में जाकर अपनी बात रखनी होगी। ठीक है, हम 1-1 रुपया अगर इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करके आंदोलन कर सकते हैं, तो 1-1 रुपया इकट्ठा करके लॉरेंस बिश्नोई को दे सकते हैं। देखिए ये है पीड़ा। माननीय जज साहब, ये लोग तो नहीं बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा, अब मैं तो बोलता ही रहा हूं। तो माननीय जज साहब, ये है पीड़ा। अब आप लॉरेंस बिश्नोई बना रहे हैं, जो भी तारीख दे रहे हैं, 7 जनवरी का, 8 जनवरी का, 12 जनवरी का, 20 जनवरी का, तारीख दीजिए, तारीख पर कुछ दो टूक कर दीजिए। ये लोग सब आपके मातहत है, मैं तो नहीं मातहत हूं। मैं तो साफ साफ आपको कहता हूं, मुझे न्याय के मंदिर में मुझे सिर्फ और सिर्फ पाप दिख रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है, बेईमानी दिख रही है, झूठ दिख रहा है, दलाली दिख रही है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है न्याय के मंदिर में। चीफ जस्टिस का बेटा किसके लिए अपियर हो रहा है, बताने की जरूरत है क्या? बताऊंगा क्या? मेरी आंख में आंख डालना मुश्किल हो जाएगा। मैं भारत के सभी न्यायाधीशों को मैं बोल रहा हूं, मेरी आंख में आंख डालना मुश्किल होगा। और हिम्मत है तो इस पत्रकार के आंख में आंख डाल करके बात करिए, बुलाइए मुझे कोर्ट परिसर में, जवाब दूंगा। चीफ जस्टिस का बेटा किसके लिए दलाली कर रहा है, चीफ जस्टिस का बेटा किसके लिए अपियर हो रहा है, बोलूंगा, और आपके पास जवाब नहीं होंगे। आज कुछ दलाल यहां भी हैं, बिलियनर दलाल, वो घूम रहे हैं,
प्रधानमंत्री की आगे पीछे घूम रहे हैं बिलियनर दलाल। बिलियनर दलाल ड्रग डीलर गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पीएम के कार्यालय के आगे पीछे घूम रहे हैं। घुमाइए। अरे ये सत्ता का हालत आपने ऐसा कर दिया, इस देश को बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट करते जा रहे हैं आप सभी मिल करके। इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। और इसलिए आज स्टूडियो में बैठ करके ये पीड़ित कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को ही चंदा दे आएंगे। ये हालत कर दिया आपने। सोचिए, विचार कीजिए। मैडम कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलिए सर, आप बोलिए, आप बोलिए कुछ, आप बोलिए। अरे आप बोलिए, बोलिए। हाँ राजा राम जी बोलिए, बोलिए राजा राम, बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो सर क्यूआई नेटवर्क से जुड़े सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आशुतोष जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि जो आपने हम लोगों की पीड़ा को पूरे भारत देश में उठाया। हम तो लड़ रहे हैं सर, हमें कोई जो घर फूको आप लोग चलो हमारे साथ। नहीं सर, तो हम तो है, बड़े बड़े मीडिया हाउस है, बड़े बड़े पत्रकार है, लेकिन कोई हमारी कोई बड़े नहीं है, वो सब छोटे। कोई हमारी दर्द की आवाज नहीं उठाते। जो पीड़ितों के साथ नहीं, जो गरीबों के साथ नहीं, वो बड़े नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको हम धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो कि हम निवेशकों की आपने पीड़ा उठाई, हम निवेशकों की। स्क्रीन ब्लैक करने वाला पत्रकार तब देख रहे हैं ना कहाँ घूम रहा है। जी सर, सब एजेंडाधारी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको खाली मोदी से नफरत है। सारा मोदी मीडिया पत्रकारिता नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। हम मोदी की आलोचना करते हैं, राहुल की आलोचना करते हैं, जी, जो हमारे सामने में आता है उसकी आलोचना करते हैं। आलोचना करने लायक सभी मोदी मीडिया हो चुका है सर इस समय। आज की डेट में सच्चाई से बात रखने वाला मीडिया समूह बहुत कम है और मैं इसी बात का धन्यवाद देता हूं सर आपको कि आपने सच्चाई को साथ दिया, सच्चाई की बात रखी। और मैं तो ये कहूंगा सर कि 12 साल से हम लोगों को न्याय नहीं मिला और आज अगर हमें न्याय मिल भी जाता है तो वो न्याय नहीं, वो अन्याय कहलाएगा सर, क्योंकि 12 साल में जो न्याय मिलता है वो अन्याय की श्रेणी में आ जाता है। 12 साल तक हम लोग तड़पते रहे, पैसे के लिए हमारे जमाकर्ता, हमारे कार्यकर्ता मोहताज होते रहे, बच्चों की शादियां रुक गई, बच्चों की पढ़ाइयां रुक गई, तमाम लोगों ने आत्महत्या कर ली, तमाम लोग पैसों को देखने के लिए आखिरी समय तक तड़पते रहे और आखिरकार वो लोग मर गए। हम लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत पीड़ा में हैं और हम ये निश्चित कह रहे हैं कि अगर आज भी सारा प्रबंधन ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को नहीं सुना तो पूरे दिल्ली के रोड जाम होंगे। पूरे भारत के एक एक जमाकर्ता इन दिल्ली के रोडों पे आएंगे और इस दिल्ली के रोडों को जाम करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को जाम करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट को घेरे, चाहे दिल्ली के रोड को जाम करे। ये मैं दावा करता हूँ कि 13 करोड़ जमाकर्ता पूरे दिल्ली को घेर लेंगे और पूरे 13 करोड़ जमाकर्ता आने वाले साल में दिल्ली के अंदर होंगे और निश्चित रूप से इस दिल्ली को घेर के हम न्याय लेंगे और लड़के लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सहारा को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि हम पाई वसूलेंगे, चाहे वो सहारा शहर बेचे, चाहे एम्बे वैली बेचे, चाहे वो अपना मुख्यालय बेचे, चाहे सहारा शहर 217 शहरों की जमीन बेचे, हम पाई वसूलेंगे। चाहे अच्छे से वसूले, चाहे बिश्नोई को पैसा देके वसूले, लेकिन हम वसूलेंगे जरूर इन लोगों से पाई। चाहे हमें बिश्नोई को ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन इन लोगों को खुलेआम चेतावनी दे रहा हूं। मैं अपने शब्दों से भी चेतावनी दे रहा हूँ, पूरे 13 करोड़ जमाकर्ताओं की ओर से चेतावनी दे रहा हूँ कि इनसे हम पाई वसूलेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में वसूले। जी सर। कटियार साहब नहीं, बोलिए कटियार साहब, बोलिए। डर गए आप? ना तो आप डर गए लग रहा। धन्यवाद पाठक जी सर। हाँ, सब उस समय का सब आना चाहिए। अच्छा, अभी मैं पूछता हूँ सवाल आपसे। क्यूआई भाई चैनल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी दर्शक को मेरा प्रणाम। मैं बिहार से हूँ। खासतौर पे मैं पाठक जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ जो लगातार जो हमारे जमाकर्ता सुसाइड करते नजर आए थे, हमारे एजेंट बंधु सुसाइड करते नजर आए थे, जो 10,000 लगभग प्लान हो चुके। इस मामले को लेकर के मैं पाठक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने लाखों का जान बचाया। बिल्कुल, कहा जान देने से नहीं होगा ना, जान रोकने से होगा, बचाने से होगा, लड़ने से होगा। आवाज देश के एक एक जमाकर्ता आपकी सुन रही है, प्रत्येक दिन देख रही है, कब 2 बजेगा इंतजार करती है। आपने सबको एक आशा का दीप जलाई है। इसके लिए मैं आकर के आज आपसे साक्षात्कार मिल करके मुझे काफी संतुष्टियां मिली है। नहीं, मैं तो आप लोगों को सिर्फ यही कह रहा हूँ, आप लोग एकजुट होकर के लड़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए। भाई जीवन खत्म कर देने से तो नहीं होगा, लड़ने से होगा। कोई आपको बेवकूफ बना करके मान लीजिए पैसा लेके चला गया,
आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उससे पैसा निकाल, ताकत होनी चाहिए, इसलिए एकजुट होना पड़ेगा। और ये भी मीडिया का टेस्ट है, ये जान लीजिए, ये मीडिया का टेस्ट है कि हम इस लड़ाई को जीतते हैं या हारते हैं। हम इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं, ये भी हमारा टेस्ट है कि क्या मीडिया कोई लड़ाई जीत सकती है, अकेला खड़े होकर के जीत सकती है, जब लिगेसी मीडिया साथ में ना खड़ी हो तो। देश के 13 करोड़ जमाकर्ता आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। हाँ बस, तो हम अकेले नहीं है तो हम जीतेंगे, मान के मैं अपनी बात बता दूं, जीतेंगे। मैं अपनी बात बता दूं, एक हंसता परिवार, एक लड़का 22 साल का जो दुनिया में मेरे पैसे के इलाज में खोया, पत्नी पहले माँ, लड़का के बाद माँ मैं कैंसर के इलाज में मैं खोया, पत्नी 2018 में पैसे के इलाज में मैं खोया हूं। अब खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। मैं पाठक जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि ये अपने एनर्जी मेरे ऊपर रखे हैं और मैं आकर के आज मीडिया के सामने रख रहा हूं, खुली बातों कह रहा हूं देश को, सरकार को। हमारी आवाज जहां तक जा रहा है, ये ज्वाला मेरे अंदर नहीं, 13 करोड़ अंदर में जो ज्वाला है, इस बात को न्याय देने का चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, वो अपनी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करे। भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पर खड़े उतरने का प्रयास करें, चाहे सहारा प्रबंधक को इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करें, अन्यथा देश को बचाने के लिए आप नहीं कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जनता की जब आवाज, जनता की दर्द, जनता जब खुल करके बाहर निकल जाएगी, रोक नहीं पाएंगे। अगर रोके हैं तो हमारे पाठक जी सदैव अपनी बातों से प्रताड़ित करते हैं हमें कि आपका न्याय मिलेगा। जब तक आपका न्याय नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं लड़ते रहूंगा, ये अपना वचन दिए हुए। भारत के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी, सुनिए पीड़ा, मां खो दिया, पत्नी खो दी, बेटा खो दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर भरोसा रखूं। आप कह रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं इनकी पीड़ा देख करके अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं वॉइस ऑफ वॉइसलेस हूं, जिनको आवाज नहीं है उसकी आवाज हूं मैं। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इनकी आवाज को मजबूती से, दोगुनी रफ्तार से, जोर से आपके कान तक ले जाऊं, आपको बताऊं कि उठाओ देश के न्याय के मंदिर के सुरमा, हो जाओ और उनकी पत्नी वापस दिलाओ, उनके बेटे को वापस दिलवाओ, उनकी मां को वापस दिलवाओ। कौन देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, सुनिए इनकी पीड़ा को, इनकी पीड़ा को सुनिए। ये जिंदा लाश है हमारे स्टूडियो में, ये जिंदा लाश है, उसके बाद भी कह रहे हैं इसको संभालिए, प्रबंधन को संभालिए। प्रबंधन के दलाल, प्रबंधन के दलाल, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम आज भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हो, तुम्हें लाज नहीं लग रही है? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम शर्म बेच चुके हो, बेशर्म हो तुम, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे हो। मुझे जानकारी मिली है लखनऊ से गाड़ियां मंगा ली गई, बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं दलाल, चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी, ये लोग हैं। इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, इनकी मांग को मानिए, प्लीज मान लीजिए, मान लीजिए। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, जब बिहार के आप दौरा किए थे, मैं मुजफ्फरपुर में भी आपको डोजियर देने का काम किया था, लेकिन मुझे पुलिस के द्वारा धक्का मार के बाहर किया गया था। झंझारपुर गए थे, वहां भी मैंने आपको डोजियर देने का काम किया था, लेकिन मेरे डोजियर को, मेरी आवाज को आपने नहीं सुना है। आ चुकी है अब पुनः 2025। अरे ये झारखंड की तो ये झांकी था, झारखंड झांकी था, बिहार की लड़ाई भी बाकी है। वक्त रहते हुए
पीड़ित जमाकर्ता के साथ आप न्याय दें, अन्यथा आप एक एक सत्ता देश में खोते ही जाएंगे। ये हमारा जन जन का आवाज है। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए पटक जी, जब व्यक्ति पीड़ा में होता है और दुखी होता है, पीड़ा क्या होगी? दुखी होता है, पत्नी खो दिया, माँ खो दी, बेटा खो दिया, वही कह रहा हूं। क्या चाहिए? जब व्यक्ति पीड़ा में होता है, दुखी होता है, और जब उसको न्याय नहीं मिलता, उसके बाद आर्य पार करता है। बिल्कुल। जितने लोग जो दलाल जो सारा इंडिया के गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज से उनकी खुली चेतावनी है, आर्य पार करके छोड़ेगा संगठन। पैसा तो उनके बाप को देना पड़ेगा। जहां भी कोने में घुसे हैं, जुए के बिलों में घुसे हुए, निकाल के आर्य पार करूंगा। अब हम लोगों ने आग्रह करते करते 4 वर्ष बीत गया।